तभी दादी कड़क आवाज में कहती है, अब माफी मांगकर कोई फायदा नहीं है, रेयान गलती करने वाले को कभी माफ नहीं करते हैं, और तुम तो रेयान की जान लेने की हिम्मत की हो। इतना बोल दादी उस सर्वेंट को खड़ी कर कहती, इसका सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। वहीं जब अंश ये सुनता तो उसके आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाता है। दिल में कसक सी उठती है। वो उस सर्वेंट की हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाता, मानो किसी और की गलती का दर्द भी उसकी आंखों से बहने लगा हो। वहीं वो सर्वेंट हाथ जोड़ गिड़गिड़ा रही थी और एक मौका मांग रही थी। उसकी आवाज में डर और लाचारी साफ झलक रही थी, लेकिन दादी का दिल अब किसी रहम के लिए नहीं पिघल रहा था। अंश के दिल में कुछ चुभता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वह धीरे से अपने हाथ से रेयान की कोट को जकड़ लेता है। उसकी पकड़ में मासूमियत, डर और विनती सब कुछ था। जब अंश ऐसा करता है तो रेयान बस अंश को ही देखने लगता है। उसकी आंखें बस अंश की आंखों में थम जाती हैं। वहीं अंश भी अपने नम आंखों से रेयान की आंखों में देखता है, मानो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहा हो। इस वक्त अंश की आंखों को देख रेयान को साफ पता चल रहा था कि वो चाहता है कि उस सर्वेंट को ना निकाला जाए और उसे माफ कर दिया जाए। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है, जैसे उस पल में सिर्फ रेयान और अंश मौजूद हो। अंश की आंखों में वह मासूमियत थी जो दिल को छू जाए। तो रेयान अंश के नजरों से नजरें हटा अपनी दादी की तरफ देखता है और गंभीर आवाज में कहता है, इट्स ओके दादी, जाने दीजिए इसे। मेरी एलर्जी के बारे में इसे नहीं पता था और मैंने इसे माफ कर दिया है। रेयान की ये बात सुनकर दादी और रूहानी दोनों हैरान रह जाती हैं। वहीं अंश के होठों पर एक हल्की सी सुकून भरी मुस्कान छा जाती है, जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। वो सर्वेंट भी राहत की सांस लेते हुए रेयान के सामने खड़ी हो अपना हाथ जोड़ कहती है, थैंक यू रेयान सर, एक मौका देने के लिए। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसे गलती कभी नहीं होगी, और आज के लिए माफ कर दीजिए। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और आवाज कांप रही थी। रेयान बस ओके कह देता है, पर उसकी आवाज में अब भी एक ठहराव था। अब जब रेयान ने उसे माफ कर ही दिया था तो दादी के आगे कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कुछ देर सोचते हुए दादी अंश के सामने खड़ी हो कड़क आवाज में कहती है, ए लड़की तुम। दादी इतना कह ही पाती है कि रेयान बीच में बोल पड़ता है, इसका नाम अंशिका है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके नाम से बुलाएं। रेयान की बात सुन रूहानी को हंसी आ जाती है। वो अपने चेहरे पर हाथ रख मुस्कुराने लगती है। रूहानी के ऐसे हंसने से दादी उसकी तरफ देखकर गुस्से में कहती है, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? तो रूहानी अपनी दादी की तरफ देख गुस्से में कहती है, क्यों, अब मेरे हंसने से भी आपको दिक्कत है? अगर है तो ठीक है, मैं चलती हूँ। आप अपने पोते के साथ अच्छे से बात कीजिए। इतना बोलकर रूहानी मेंशन से बाहर चली जाती है और गुस्से में ही कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठती है। वो कुछ देर तक खुद में ही बड़बड़ाती रहती है, फिर अचानक फ़ोन निकालकर आकाश के नंबर पर मैसेज टाइप करती है, तुम फ्री हो? वहीं आज रेयान ऑफिस नहीं गया था तो उसके हिस्से का सारा काम आकाश ही संभाल रहा था, और इस वक्त भी वो काफ़ी बिजी था। लेकिन जैसे ही अपने फ़ोन में रूहानी का मैसेज देखता है तो झट से रिप्लाई करता है, अभी नहीं हूँ, 7 बजे के बाद रहूँगा फ्री। कुछ काम है क्या आपको? आकाश का मैसेज देख रूहानी गहरी सांस लेकर खुद से ही बड़बड़ाती है, हाँ आकाश, बहुत इम्पोर्टेंट काम था तुमसे। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर ये बात वो कह तो नहीं सकती थी, इसलिए खुद को संभालते हुए मैसेज टाइप करती है, नहीं काम तो नहीं था, बस सोच रही थी तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने चलूं कहीं। बट तुम फ्री नहीं हो तो इट्स ओके, तुम अपना काम करो। रूहानी का मैसेज देख आकाश के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो झट से रिप्लाई करता है, रात को 8 बजे तक चले अगर पॉसिबल हो तो। उसका मैसेज देख रूहानी ओके कह देती है और कार स्टार्ट कर कहीं जाने के लिए निकल जाती है। वहीं दादी रेयान की तरफ देख कहती हैं, इस लड़की को फिलहाल ले जाए, हम आपसे कल बात करेंगे। इतना बोल दादी अपने रूम चली जाती हैं। दादी के जाते ही रेयान अंश की तरफ देख कहता है, चलो चलते हैं। तो अंश भी हल्के से मुस्कुराते हुए ओके कह देता है। फिर दोनों साथ ही मेंशन के बाहर चले आते हैं। अंश के चलने के तरीके को देखकर बाहर खड़े दोनों गार्ड हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंश का चलना न पूरी तरह लड़की की तरह लग रहा था न लड़के की तरह, और फिलहाल अंश लड़कियों के कपड़े पहने हुए था। वहीं रेयान ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और अंश उसके बगल वाली सीट पर। अंश के बैठते ही रेयान कार स्टार्ट कर मेंशन से बाहर निकल जाता है। उनके जाते ही दोनों गार्ड आपस में फुसफुसाने लगते हैं। पहला गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है, ये रेयान सर की गर्लफ्रेंड थोड़ा लड़कों की तरह नहीं चलती,
वही दूसरा गार्ड कहता है, चलती तो है पर बहुत ब्यूटीफुल है। वो मिश्का मैडम से तो अच्छे ही लगी मुझे। दोनों आपस में कुछ देर तक बातें करते फिर वापस खड़े हो जाते हैं। वहीं रूहानी अपनी कार को कबीर के ऑफिस के सामने रोक देती है और कार से बाहर निकलकर अंदर जाने लगती है। रूहानी को देखते ही बाहर खड़े गार्ड्स अपने सिर को झुकाकर ग्रीट करते हैं, तो रूहानी भी उन्हें एक नज़र देखकर मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। फिर एलिवेटर के अंदर जाकर 7th फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है, जो कबीर के फ्लोर पर जाता था। कुछ ही देर में एलिवेटर 7th फ्लोर पर आकर रुक जाता है और रूहानी एलिवेटर से बाहर निकलकर कबीर के केबिन के पास जा खड़ी होती है। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अंदर से कबीर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये सुन रूहानी अंदर जाना अभी ठीक नहीं समझती और उसी फ्लोर के कैफेटेरिया में चली जाती है। अपने लिए कॉफ़ी लेने जाती है। वहीं पहले से ही जन्नत मौजूद थी जो कबीर के लिए कॉफ़ी बना रही थी। तो रूहानी कॉफ़ी लेने के लिए जन्नत के ठीक पीछे खड़ी हो जाती है। जन्नत का मूड इस वक्त बहुत ख़राब था क्योंकि जब से वो कबीर के साथ काम करना शुरू की थी तब से कबीर उससे ढेर सारा काम करवाता था और ज़्यादातर काम उसका खुद का पर्सनल होता था। ये याद करते हुए जन्नत चिढ़ते हुए खुद से बड़बड़ाती है, पता नहीं वो बदतमीज आदमी खुद को समझता क्या है। रात दिन मुझे ऑर्डर देता रहता है। अगर मेरा बस चलता तो उसकी कंप्लेन कर मैं उसे कंपनी से ही बाहर निकलवा देती। वही रूहानी बस पीछे खड़ी होकर जन्नत की बातें सुन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि आखिर ये बात किसकी कर रही है। तभी जन्नत चिढ़ते हुए आगे कहती है, पर उसे निकलवा भी नहीं सकती, आखिर बॉस जो है इस कंपनी का। ये सुनते ही रूहानी जन्नत की तरफ देख कहती है, तुम कबीर सिंघानिया की बात कर रही हो। वही जन्नत बिना पीछे देखे कहती है, हाँ उसी बदतमीज आदमी की बात कर रही हूँ। इतना बोलकर जैसे ही जन्नत पीछे पलटती है और रूहानी को देखती है तो झट से कहती है, नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। जन्नत उससे झूठ बोल देती है, अब भला वो अपने बॉस की बुराई किसी और के सामने कैसे कह सकती थी। वही रूहानी उसकी बात सुन कहती है, मेरे साथ ही कॉफ़ी पियोगी। जन्नत हैरान थी, साथ ही उसे ये भी नहीं पता था कि रूहानी आखिर है कौन। पर ज्यादा ना सोचते हुए जन्नत ओके कह देती है। फिर दोनों अपनी कॉफ़ी लेकर पास की चेयर पर बैठ जाती हैं। तभी रूहानी जन्नत की तरफ देखकर पूछती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और तुम कबीर सर से इतना नाराज क्यों लग रही हो? कुछ किया है क्या उन्होंने? जन्नत चिढ़ते हुए कहती है, किया क्या है? अरे उन्होंने मेरी जिंदगी हेल बना दी है। पूरा दिन अपना काम करवाते रहते हैं, मेरा मन करता है यहाँ से छोड़कर चली जाऊं। उसकी बातें सुनकर रूहानी कहती है, पर वो तो कितने अच्छे हैं, सबकी हेल्प करते हैं। हेल्प, ये शब्द सुनते ही जन्नत मुंह बनाकर बोलती है, हेल्प नहीं, लोगों को सिर्फ परेशान करते हैं। बदतमीज, अकड़ू और जालिम किस्म के इंसान हैं वो। इतना बोलकर जन्नत एक ही सांस में रूहानी को कबीर की सारी बुराई सुना देती है। जन्नत की बातें सुनकर रूहानी को जोर से हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए कहती है, तुम्हारी बात सुनकर तो लग रहा कबीर सर बहुत बुरे हैं। रूहानी की बात पर जन्नत छत से पूछती है, बहुत बुरा है? वैसे आप कौन हो? थोड़ी देर सोचने के बाद रूहानी कहती है, मैं रूही हूँ और यहाँ आहान से मिलने आई हूँ। तो जन्नत कहती है, ओह आप आहान की गर्लफ्रेंड हो? वो तो बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर रूहानी झट से कहती है, नहीं, सिर्फ दोस्त हूँ। तो जन्नत ओके कह देती है और फिर खड़ी होकर कहती है, ओके मैं चलती हूँ, कबीर सर को कॉफ़ी भी देना है, वरना फिर से उस खड़ूस का दिमाग सटक जाएगा। जन्नत की बात सुनकर रूहानी हंसने लगती है। रूहानी जन्नत से नहीं कहती कि वो कबीर की बहन है वरना जन्नत अनकंफर्टेबल हो जाती। तो रूहानी भी खड़ी होकर कबीर की तरफ ऑफिस चली जाती है और उसके केबिन के बाहर खड़ी होकर नॉक करती है। वहीं अंदर जन्नत भी मौजूद थी और वो और कबीर कुछ काम कर रहे थे। बाहर नॉक की आवाज़ सुनकर कबीर कड़क आवाज में कहता है, जो भी हो बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ। वही रूहानी दरवाजा खोलते हुए अंदर आती है और कहती है, इतना बिजी कि आपको अपनी बहन से बात करने का भी टाइम नहीं है। रूहानी को देख जन्नत काफ़ी हैरान हो जाती है और उसके एक्सप्रेशन को देख रूहानी को और हंसी आ रही थी। तभी कबीर कहता है, तुम बाहर क्यों खड़ी हो रूही, अंदर आओ। तो ओके कहते हुए रूहानी अंदर चली जाती है। वही जन्नत रूहानी की तरफ देखकर अपने मन में ही कहती है, मतलब अभी जिसके पास मैं कबीर सर की बुराई करके आई हूँ वो इनकी बहन थी। जन्नत को बहुत एम्बरेसमेंट फील हो रहा था, साथ ही टेंशन भी हो रहा था कि कहीं रूहानी ये सारा बात कबीर से कह न दे। यही सोचते हुए जन्नत कबीर की तरफ देखकर कहती है,
एक्सक्यूज मी सर, इतना कहकर जन्नत छत से केबिन से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ रेयान और अंश दोनों कार के अंदर बैठे थे। बाहर हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी, जिससे खिड़की पर बूंदें टकरा रही थीं और माहौल एकदम शांत और गहराई से भरा हुआ लग रहा था। वहीं अंश खिड़की के बाहर देखते हुए आज जो मलंग ने उससे प्यार के बारे में कहा था, वो उसी बारे में सोच रहा था। उस सोच में डूबा हुआ वो अचानक से अपना चेहरा रेयान की तरफ मोड़ता है और मन ही मन खुद से ही कहता है, क्या सच में मुझे इस डेविल से प्यार हो गया है? अंश की आंखों में उलझन थी, पर दिल की धड़कनें कुछ और कह रही थी। और तभी रेयान अपनी कड़क और कोल्ड नजरों से उसकी तरफ देखता है। रेयान की उन गहरी और तेज आंखों को देखकर अंश झट से घबरा कर अपनी नजरें फेर लेता है और अपने दिल पर हाथ रखकर हल्की आवाज में खुद से कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? रेयान गुस्से में कितने खतरनाक दिखते हैं, इनसे तो कोई भी डर जाए, फिर मुझ जैसा मासूम बच्चा क्या ही चीज है। और इनसे प्यार, इम्पॉसिबल। अंश अपने ही विचारों में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर कभी डर, कभी मुस्कान, कभी शर्म, तो कभी उलझन साफ झलक रही थी। वही रेयान, जो चुपचाप उसे निहार रहा था, अंश के उस कंफ्यूज चेहरे को देख नहीं पाता और आखिर पूछ ही लेता है, कुछ कहना है क्या तुम्हें? उसका सवाल सुनकर अंश थोड़ा हड़बड़ाता है और बोलता है, नहीं, मुझे आपसे क्या कहना होगा। फिर अचानक कुछ याद आते ही मुस्कुराता है और कहता है, ओह हाँ, एक बात है जिसे सोचकर मुझे हंसी आ रही है। रेयान अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछता है, क्या? तो अंश छत से हंसते हुए कहता है, आपकी तबीयत खराब हुई क्योंकि आपको कोकोनट से एलर्जी थी। रेयान छोटा सा हाँ कह देता है। अंश की हंसी और तेज हो जाती है और वो हंसते हुए ही बोला, कोकोनट से किसको एलर्जी हो सकता है? रेयान थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, क्यों? कोकोनट से किसी को एलर्जी क्यों नहीं हो सकती? अंश हंसते हुए ही जवाब देता है, मेरा मतलब था कि कोकोनट से किसी को एलर्जी कैसे हो सकती है? वो बेचारा कितना क्यूट और गोरा सा है, उसे खाकर कोई बीमार कैसे हो सकता है? अंश के उस मासूम से जवाब पर रेयान के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आती है, लेकिन वो बिना दिखाए सीधा सामने की तरफ देखने लगता है। फिर कहता है, सबको किसी न किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे तुम्हें मशरूम से एलर्जी है, वो खाकर तुम्हारे पेट में दर्द होता है और बिना गर्म पानी में अजवाइन डाले पिए बिना तुम ठीक ही नहीं होते। ये सुनते ही अंश की मुस्कान गायब हो जाती है। वो चौंक कर रेयान की आंखों में देखता है और धीमे स्वर में पूछता है, आपको कैसे पता कि मुझे मशरूम से एलर्जी है और अजवाइन वाला गर्म पानी पीने से ही आराम मिलता है? रेयान बिना झिझक मुस्कुराते हुए कहता है, जो लोग मेरे करीब होते हैं उनकी हर एक छोटी से छोटी जानकारी रेयान सिंघानिया के पास होती है, ये सब मेरे लिए कॉमन है। रेयान के इस जवाब पर अंश बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में जैसे कोई अनकहा सुकून सा उतर आता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी नज़रों में हजारों सवाल और एक गहरी सी फीलिंग झलकने लगती है। उसी वक्त कार मैंशन के गेट के पास रुकती है। रेयान अंश की तरफ देखकर कहता है, छोटी से दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, चलो ड्रेस चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। इतना कहकर रेयान कार से उतर जाता है। वहीं अंश भी चुपचाप कार से उतर कर रेयान के साथ ही अंदर मैंशन में चला जाता है। मैंशन के हॉल में पहले से ही निशांत मौजूद था। रेयान को आते देख वो झट से खड़ा हो जाता है। कुछ कहने ही वाला होता है कि रेयान पहले ही सख्त आवाज में कहता है, स्टडी रूम में चलकर बात करते हैं। फिर अंश की तरफ देखकर कहता है, तब तक तुम ऊपर जाकर चेंज कर लो। अंश ओके कहते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगता है। रेयान और निशांत स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। स्टडी रूम, दोनों आराम से बैठते हैं। निशांत झट से बोलता है, सॉरी बॉस, मुझे अंश को लेकर आपके मेंशन नहीं आना चाहिए था, पर वो झिझकता है, चुप हो जाता है। रेयान ठंडी आवाज में कहता है, जो कहने वाले थे उसे पूरा करो। फ्लैशबैक, कॉलेज से घर लौटने के बाद अंश बहुत उलझा हुआ था। मलंग की बातों ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उसने दक्ष को कॉल किया और तभी उसे पता चला कि रेयान की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने मेंशन में आराम कर रहे हैं। रेयान की तबीयत खराब सुनते ही अंश घबरा गया। बिना समय गंवाए वो ऑटो लेकर सीधे मेंशन पहुंचा। वहां निशांत को देखते ही बोला, मुझे रेयान को देखना है। पर निशांत सख्त आवाज में बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या? बॉस बीमार हैं और वहां सिर्फ दादी होंगी, तुम चाहते हो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊं? दक्ष भी सहमति में सिर हिलाता है। हाँ अंश, अभी जाना सेफ नहीं है, और वैसे भी बॉस अब ठीक हैं। उनकी बात सुन अंश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए ही बोलता है, प्लीज मैं बस उन्हें देखना चाहता हूँ, दादी की डांट सुन लूंगा,
आदत हो गई है अब, लेकिन रेयान को देखे बिना चैन नहीं पड़ेगा। काफी रिक्वेस्ट करने पर निशांत बोलता है, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें मेंशन तक छोड़ूंगा, अंदर तुम अकेले जाओगे, वहां जो भी डांट पड़े वो तुम्हारी किस्मत। अंश खुशी से बोलता है, आई प्रॉमिस, मैं सब संभाल लूंगा। वो सुंदर सा वन पीस पहनकर विग लगाकर तैयार हो गया और निशांत के साथ निकल गया। फ्लैशबैक एंड अब स्टडी रूम में निशांत धीमी आवाज में कहता है, बॉस, अंश की आंखों में आपके लिए बहुत चिंता थी, वो सच में बहुत परेशान था, अगर नहीं ले जाता तो शायद वो टूट ही जाता, और मुझे लगता है शायद उसे आपसे लगाव होने लगा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। रेयान सख्त आवाज में कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, इस बारे में सोचकर अपना टाइम बर्बाद मत करो, और मेरी परमिशन के बिना दोबारा ऐसा कुछ मत करना। गॉट इट, निशांत झट से कहता है, ओके बॉस, और स्टडी रूम से निकल जाता है। अब रेयान सिर पीछे टिका आंखें बंद कर निशांत की बातों को याद करता है। चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी। दूसरी तरफ अंश अब तक अपना मेकअप हटा चुका था, जीन्स पहन चुका था, पर उसका ड्रेस पीछे से कहीं अटक गया था, जो खुल ही नहीं रहा था। वो बेड पर बैठा खुद से ही झुंझला कर खोलने की कोशिश कर रहा था। रेयान नीचे खड़ा था और गुस्से में खुद से बड़बड़ा रहा था, इस लड़के को चेंज करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। वो अंश के रूम के बाहर आकर नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आता है। अंश को जैसे ही आहट मिलती है वो चौंक कर सिर उठाता है और सामने रेयान को देख झट से उसके पास चला आता है। रेयान कठोर आवाज में कहता है, लगता है तुम्हें ये ड्रेस बहुत पसंद आ गया है, इसलिए अभी तक पहने हो। अंश प्यारा सा पाउट बनाकर कहता है, उफ रेयान, पसंद नहीं, ये पीछे से अटक गया है, चैन नहीं खुल रहा। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आप खोल दो ना, मैं तो थक गया हूँ। रेयान ओके कहते हुए उसे अपने पास खींच लेता है और ड्रेस का चैन धीरे धीरे खोलने लगता है। अंश की धड़कनें तेज हो चुकी थी, उसका गोरा पीठ रेयान के सामने था और रेयान खुद पर कंट्रोल खोता जा रहा था। चैन खुलते ही अंश धीमे स्वर में कहता है, ओह, आप कितनी आसानी से खोल दिए, मैं तो। वो कुछ बोल ही रहा था कि रेयान उसका ड्रेस थोड़ा और नीचे सरका देता है और उसके कंधे पर होंठ रखकर उसे चूमने लगता है। अंश सन्न था, बोलती बंद, आंखें बंद कर बस महसूस कर रहा था रेयान का स्पर्श। रेयान उसके कंधे से होते हुए गर्दन तक चूमने लगता है। ड्रेस अब जमीन पर गिर चुका था। अंश की सांसें तेज हो रही थीं, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो आंखें बंद कर धीमे से कहता है, रेयान, हमें चलना चाहिए, हम लेट हो जाएंगे। रेयान उसे पलटकर उसके सीने पर हाथ रख सेडिक्टिव अंदाज में कहता है, तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब तुम्हें उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। इतना कहकर रेयान उसे बेड पर हल्का सा धक्का देता है और उसके दोनों पैरों के बीच अपना पैर रखकर उसे बेहद करीब से उसके होंठों पर किस करने लगता है। अंश भी रेयान के किस में उसका पूरा साथ देता है। वह भी रेयान के कंधे को कस के पकड़ लेता है, जैसे उसके इस स्पर्श में अपनी सारी भावनाएं उड़ेल देना चाहता हो। उसके इस भोले पर आत्मसमर्पित अंदाज को देखकर रेयान का किस धीरे धीरे नॉर्मल से पैशनेट और गहरा होता जा रहा था। वो सिर्फ होठों का मिलना नहीं रहा, अब वो दो दिलों की चाहत बन चुकी थी। किस करते हुए रेयान अपने एक हाथ से अंश के सीने पर हल्के से हाथ रखता है और फिर बेहद सेडिक्टिव ढंग से उसके सेंसिटिव हिस्से को अपनी उंगलियों से छूता है और हल्के से पिंच करता है, जैसे वो उसके जिस्म की हर सरहद को महसूस करना चाहता हो। वही अंश गहरी सांसें लेने लगता है, उसकी गर्म गर्म सांसें जैसे रेयान की सांसों को छूने लगती हैं। अंश के गर्म सांसों को महसूस करते हुए रेयान अचानक उसके होठों को चूमना छोड़ उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से उसके चेहरे की तरफ झुकता है और अपने जीभ से अंश के सेंसिटिव पार्ट को टच करता है, इतना हल्का, इतना धीमा कि अंश का पूरा चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। उसकी आंखें भीगने लगती हैं और होठों से खुद ब खुद मधुर सी आवाजें निकलने लगती हैं, मासूम सी लेकिन बेहद भावुक। रेयान के लिए अंश की ये आवाज़ नशा बन चुकी थी। वो अब खुद को रोक नहीं पाता और अंश के सेंसिटिव पार्ट को अपने मुंह में भर उसे चूसने लगता है, बेहद नरमी से, जैसे वो अंश को उसकी ही दुनिया में डुबो देना चाहता हो। वही अंश अपनी उंगलियों को रेयान के बालों में फंसाकर गहरी सांसें लेते हुए धीमी आवाज में कहता है, आह रेयान। उसकी यह आवाज मानो किसी जादू की तरह रेयान के दिल को भेद जाती है। रेयान के लिए ये पल सिर्फ इंटीमेसी नहीं थी, ये एक पवित्र लगाव था, एक मासूम इजहार। जब वो अपने नाम को अंश के मुंह से उस हालात में सुनता है तो उसका एक्साइटमेंट लेवल और अधिक बढ़ जाता है। वो खुद से दूर होता है, अपने शर्ट के बटन खोलता है और उसे उतार कर एक तरफ रख देता है।
और एक बार फिर वह अंश की ओर झुकता है, उसके होठों को चूमते हुए उसके पूरे बदन पर किसेस की बारिश करने लगता है और लव बाइट्स देकर उस पर अपनी मौजूदगी के निशान छोड़ता जाता है। वही अंश तकिए को कस के पकड़ लेता है, अपनी आंखें बंद करके जैसे खुद को रेयान की बाहों में पूरी तरह सौंप देता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें जैसे थम सी गई थी। रेयान किस करते करते नीचे जाता है, अंश की कमर तक पहुंचता है और फिर उसके जीन्स का बटन धीरे से खोलता है, जिप को हल्के से खींचता है और जीन्स को थोड़ा खोलकर अपने हाथ से अंश के प्राइवेट पार्ट को छूता है। जैसे ही वो टच करता है, अंश को अचानक वो इंटरनेट पर देखा इंटीमेट वीडियो याद आ जाता है। वो पल जब उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था, वो अजनबी सा डर, वो असहजता उसके चेहरे पर छा जाती है। उसकी आंखों में डर उतर आता है और वो झट से रेयान का हाथ पकड़ लेता है, जैसे वो इस सब से खुद को बचा रहा हो। वो रेयान की तरफ देखता है, उसकी मासूम डरी हुई आंखों से, और धीमी सी उदास आवाज में कहता है, अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ रेयान। अंश की वो घबराए आंखें और कांपती आवाज सुनकर रेयान का दिल जैसे चीर जाता है। वो कुछ नहीं कहता, बस एक गहरी सांस लेता है और उससे थोड़ी दूरी बना लेता है। अंश भी धीरे से उठकर बेड पर बैठ जाता है और बस रेयान को देखता रहता है। पर रेयान बिना उसकी तरफ देखे बेड से उतरता है और अपने शर्ट को उठाकर पहनता है। वो खुद को संभालते हुए एक कठोर और ठंडी आवाज में कहता है, मैं बाहर कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी अपने कपड़े पहनकर आ जाना। इतना कहकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही अंश का चेहरा और भी उदास हो जाता है। वो खुद से ही बुदबुदाता है, मैंने रेयान को रोककर कहीं गलती तो नहीं कर दी ना, अगर वो मुझसे नाराज़ होकर मेरे पास दोबारा नहीं आया तो। ये सोचकर उसका दिल बेचैन हो जाता है और वो जल्दी से खड़ा होकर अपने कपड़े पहनने लगता है। वहीं नीचे रेयान गुस्से से भरा हुआ सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आता है। उसके चेहरे पर वो ठंडापन और गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी दक्ष निशांत से धीमे स्वर में कहता है, बॉस इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं? निशांत हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, अगर हिम्मत है तो जाकर खुद पूछ लो, फिर देखना क्या जवाब मिलता है। दक्ष हंसते हुए कहता है, शेर के मुंह में हाथ डालने का शौक नहीं है मुझे, और जब शेर गुस्से में हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात पर निशांत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वही रेयान किसी की भी तरफ देखे बिना मेंशन से बाहर चला जाता है, कार का दरवाज़ा खोलता है, ड्राइविंग सीट पर बैठता है और स्टीयरिंग पर गुस्से से एक जोरदार मुक्का मारता है। मैं अंश के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? है तो वो बस एक 18 साल का मासूम बच्चा ही ना, और मैं एक बच्चे के साथ इतना इंटीमेट कैसे हो सकता हूँ? क्या मैं भी उतना ही बुरा हूँ जितना मैं दूसरों को कहता हूँ? उसके दिल में खुद के लिए गिल्ट भर चुका था। तभी उसे सामने से अंश आते हुए दिखता है, तो वो खुद को शांत करने के लिए जल्दी से अपने आंखों पर चश्मा लगा लेता है। अंश भी चुपचाप कार का दरवाज़ा खोलता है और बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। दोनों के बीच खामोशी थी, बेहद भारी सी, दर्द भरी सी खामोशी। थोड़ी ही देर में अंश का घर आ जाता है। वह धीरे से कार का दरवाज़ा खोलने से पहले रेयान की तरफ एक उम्मीद भरी नज़र से देखता है, शायद रेयान कुछ कहे, पर रेयान उसकी तरफ देखता भी नहीं। मायूस होकर, निराश आंखों और भारी दिल से अंश कार से उतर जाता है और उसके जाते ही रेयान कार को तेजी से मोड़ता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में जन्नत अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी, पर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तो थीं, लेकिन दिल कहीं और भटका हुआ था। उसके चेहरे के उस उतरे हुए रंग को देखकर आलिया धीरे से कहती है, क्या हुआ जन्नत? कबीर सर ने फिर कुछ कहा है क्या? उसकी आवाज में चिंता थी, एक दोस्ताना अपनापन। जन्नत हल्के से मुस्कुराते हुए, काम करते हुए ही कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मूड ऑफ है। और फिर अचानक जैसे कोई ख्याल उसके जहन में आया हो, वो आलिया की तरफ देखती है और पूछती है, वैसे आलिया, ये रूही मैम कौन है? ये सवाल सुनते ही आलिया की आंखों में हल्का सा डर और मजाकिया चौंकापन एक साथ उभर आता है। वो मुस्कुरा कर कहती है, कबीर सर की कजन है, और उनकी लाडली भी। यूं समझ लो, वो एक चलती फिरती बॉम्ब है जो किसी पर भी कभी भी फट सकती है। फिर वो थोड़ा करीब आकर फुसफुसाती है, वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? जन्नत थोड़ी असहज होकर झट से खड़ी हो जाती है और घबराई सी आवाज में कहती है, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, मैं कॉफी पीने जा रही हूँ, तुम चलोगी? उसका चेहरा इतना क्यूट घबराया हुआ था कि आलिया मुस्कुरा उठती है और मजाक करते हुए कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, चलो। फिर दोनों कैफेटेरिया की तरफ निकल पड़ती हैं। कैफेटेरिया में जाकर दोनों एक खाली टेबल पर बैठ जाती हैं और जन्नत अपने बैग से थोड़ा पानी निकालकर पीती है
उसके होंठ थोड़े सूख गए थे और दिल अभी भी बेचैन। उसी वक्त आहान भी अंदर आता है अपने लिए कॉफी लेने। उसकी नज़र जैसे ही जन्नत और आलिया पर पड़ती है, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान उभर आती है। वो तेजी से उनकी टेबल की तरफ बढ़ता है और थोड़ा झुकते हुए फ्लटिंग टोन में कहता है, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। आहान की आवाज़ में वो यूजुअल मस्ती थी, पर उसकी आंखें आज कुछ और ढूंढ रही थीं। आलिया हल्की मुस्कान के साथ, हाय आहान सर, कहती है। वही जन्नत भी धीरे से हेलो कह देती है। फिर आलिया उसे साथ बैठने को कहती है और आहान बिंदास अंदाज में कहता है, ओह मेरे लिए इससे बेहतर टेबल क्या होगी, और वही बैठ जाता है। तीनों की कॉफ़ी भी आ जाती है और धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन आहान की नज़रें बार बार जन्नत पर ही टिक जाती हैं। जन्नत के चेहरे की वो उदासी, वो खोया हुआ सा अंदाज उसके दिल को कुछ ज़्यादा ही छू जाता है। वो हल्के से एकदम सॉफ्ट टोन में पूछता है, क्या हुआ जन्नत, तुम आज इतनी चुप और उदास क्यों लग रही हो। जन्नत थोड़ा चौंकती है, फिर सिर झुकाते हुए धीरे से कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ शायद। आहान धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, लेकिन वैसे जन्नत, तुमने अपने फैमिली के बारे में कभी कुछ बताया नहीं, कौन कौन है तुम्हारे घर में। जन्नत का चेहरा अचानक थोड़ी नरमी से भर जाता है और वो मुस्कुरा कर कहती है, मम्मी पापा और एक बहुत प्यारा छोटा भाई है। आहान उत्सुक होकर फिर पूछता है, ओह, तो तुम मुंबई में अपने फैमिली के साथ रहती हो। जन्नत थोड़ी सी उदासी में कहती है, अभी बस मैं और मेरा भाई अंश यहाँ हैं, मम्मी पापा कुछ दिनों में आने वाले हैं। आहान सिर हिलाते हुए कहता है, नाइस, और अंश क्या करता है। तो जन्नत उसका यूनिवर्सिटी का नाम बता देती है। यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही आहान थोड़ा चौंक कर मुस्कुराता है, वेल, शायद तुम्हें नहीं पता, पर वो यूनिवर्सिटी कबीर की दादी की है। वो उसकी ट्रस्टी हैं। ये सुनकर जन्नत के होठों से एक लंबी सांस निकलती है और मन ही मन वो कहती है, ये बदतमीज आदमी का नाम हर चीज में क्यों आता है, अब उसका नाम सुनकर ही परेशान हो चुकी हूँ मैं। जन्नत के चेहरे पर वो परेशानी साफ झलक रही थी और आहान उसे बस देखता रह जाता है, जैसे वो उस परेशान दिल को हल्का करना चाहता हो। उधर आलिया, जो अब तक मुस्कुरा रही थी, अचानक चुप हो जाती है। आहान की निगाहें और बातें सिर्फ जन्नत पर थीं और ये देखकर उसके दिल में हल्का सा खटास भरने लगता है। वो झट से खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है, मेरा कॉफ़ी पीना हो गया है, मैं चलती हूँ, और बिना कुछ कहे चली जाती है। जाने से पहले वह अपनी सीट पर बैठते हुए हाथ की मुट्ठी भींचती है और खुद से बड़बड़ाती है, जब से जन्नत आई है, आहान सर को बस वही दिखती है। पता नहीं क्या है उसमें जो सबको खींच लेती है। वहीं कैफे में आहान जन्नत के चुप चेहरे को देखकर मुस्कुरा कर कहता है, सो मिस जन्नत वर्मा, अब कौन सा नया कांड हुआ है जो चेहरा इतना उतरा हुआ है। जन्नत थोड़ी देर चुप रहती है, फिर अपना वही रोंदू सा चेहरा बनाकर सब बता देती है। रूहानी से जो बात हुई थी, रूही के सामने जो कह बैठी थी। आहान उसकी बातें सुनते ही जोर से हंस पड़ता है, यार तुम्हारा नाम जन्नत है, लेकिन तुम्हारे किए कारनामे देखकर लगता है तुम्हारा नाम आफ्त होना चाहिए। रोज कोई ना कोई नई कांड कर देती हो। जन्नत उसे घूरते हुए कहती है, बहुत मजाक उड़ा रहे हो आज, और चेहरा और भी उदास कर लेती है। आहान भी थोड़ा सीरियस होता है और नरमी से कहता है, बट डोंट वरी, रूही अच्छी है। वो कबीर से कुछ नहीं कहेगी, उसे बस लोगों को परेशान करने में मजा आता है, बस थोड़ी अटेंशन सीकर है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, अच्छा अब जाओ वरना कबीर फिर तुम्हें डांटेगा। जन्नत हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है और वहां से कैफेटेरिया से चली जाती है, लेकिन उसके दिल में आहान की बातों की हल्की सी मिठास रह जाती है, जैसे किसी ने उसकी भारी आंखों पर कोई प्यार भरा स्पर्श रखा हो। तो वही दूसरी तरफ मलंग उसी बार में गया हुआ था जिस बार में वो पहले काम किया करता था। आज वही मलंग वापस उसी दरवाजे के भीतर था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक मासूम तलाश थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद। बार के अंदर आते ही वो इधर उधर देखने लगता है, नजरों से बार के मैनेजर को ढूंढता है। उसके दिल में थोड़ी हिचक थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक। तभी जब मैनेजर की नज़र मलंग पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट दोनों आ जाते हैं। वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और तुरंत नील के नंबर पर कॉल करता है। इस वक्त नील एक बड़ी सी मीटिंग में बैठा हुआ था, पूरे कॉन्फिडेंस और पावर के साथ अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। उसकी आंखों में वही जाना पहचाना रौब था, लेकिन जैसे ही उसके फ़ोन की स्क्रीन पर बार मैनेजर का नाम फ्लैश होता है, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। वो कॉल को काट देता है, लेकिन तुरंत ही अपने फ़ोन में जल्दी से मैसेज टाइप करता है, हाँ बोलो। मैनेजर तुरंत रिप्लाई करता है, मलंग आया है, शायद वो फिर से जॉब मांगने आया है।
ये पढ़ते ही नील का दिल एक पल को जैसे तेजी से धड़क उठता है। उसकी उंगलियां थोड़ी देर को रुक जाती हैं। वो जिस फाइल को पलट रहा था उसे वही रोक देता है। उसके चेहरे का भाव एकदम सीरियस हो जाता है। वो खुद को संभालते हुए जल्दी से टाइप करता है, उसे वीआईपी रूम में बैठने को कहो और अच्छे से खातिरदारी करो जब तक मैं आता हूँ। और हाँ, ये ध्यान रखना कि उसे ये बिल्कुल ना पता चले कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैनेजर ओके कहकर फोन बंद करता है और जल्दी से मलंग की तरफ बढ़ता है। वही नील मीटिंग बीच में ही रोक कड़क आवाज में कहता, मीटिंग ओवर। उसकी आवाज में इतनी सख्ती और ठंडक थी कि पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। इतना बोल नील बिना किसी की तरफ देखे अपनी फाइल बंद करता है और तेजी से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही मीटिंग में मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं, जैसे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो। कोई कहता, नील सर तो कभी भी मीटिंग बीच में नहीं छोड़ते, आज अचानक ऐसा क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ नील अपने कार में बैठते ही उसे स्टार्ट कर लेता है और तेज रफ्तार में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मैनेजर मलंग के पास आकर रुकते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मलंग। मैनेजर को सामने देख मलंग तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ता है। उसकी आंखों में विनती थी, आंसू नहीं थे पर भाव बहुत कुछ कह रहे थे। प्लीज सर, मुझे जॉब पर वापस रख लीजिए। मैं वादा करता हूँ मेरी वजह से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत मेहनत से काम करूंगा इस बार। बहुत ज़रूरत है इस नौकरी की। मलंग की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी, लेकिन इरादा साफ था। मलंग का बात सुनकर मैनेजर उसका हाथ पकड़ता है और नीचे करके हल्की सी मुस्कान के साथ वार्म आवाज़ में कहता है, मुझे पता है मलंग, तुम बहुत मेहनती हो और ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा चांस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? ये सुनते ही मलंग थोड़ा घबरा जाता है। उसके चेहरे पर साफ था कि वो डर गया है, क्या पता क्या मांग ले। मलंग के चेहरे की हलचल को देखकर मैनेजर उसके कंधे पर हाथ गोल घुमाकर अपने साथ धीरे धीरे चलने लगते हुए कहता है, अरे डरने का जरूरत नहीं है मलंग। वो पिछली बार जो तुमसे ऐसे बात किया था, वो बात मुझे भी अंदर से खटक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुमसे माफी कैसे मांगूं। मैनेजर की आंखों में झिझक और पछतावे का हल्का सा अक्स था। मलंग झट से कहता है, आपको माफी मांगने का जरूरत नहीं है सर, आप बड़े हैं। तो मैनेजर एक मासूम सी मुस्कान के साथ पूछते हैं, तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना। मलंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। उसे कुछ पल के लिए खुद पर यकीन नहीं हुआ, पर फिर वो बस धीमे से हाँ कह देता है। तब तक मैनेजर उसे लेकर वीआईपी रूम के बाहर ले आता है। बाहर रुककर मैनेजर मलंग की तरफ देख कहता है, अगर माफ कर दिया है तो तुम्हें आज मेरी एक बात माननी होगी। आज तुम्हें मेरी तरफ से ट्रीट देना चाहता हूँ। मलंग थोड़ा सकपका जाता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे जॉब चाहिए। मैनेजर मुस्कुराकर वीआईपी रूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, जॉब तो तुम्हें वापस दे ही चुका हूँ और काम कल से शुरू करना है, तो आज सिर्फ रिलैक्स करो और एंजॉय करो। मलंग कुछ और बोल पाता उससे पहले ही मैनेजर उसका हाथ पकड़ अंदर ले जाकर उसे आराम से सोफे पर बैठाता है और कहता है, अब मना मत करो, आज का ट्रीट मेरी तरफ से है। बैठो, एंजॉय करो। मैं तुम्हारे लिए जूस और स्नैक्स लाने को कहता हूँ, और हाँ, डिनर भी करना होगा तुम्हें। रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा है। इतना बोलकर मैनेजर बाहर चला जाता है। जाते जाते वो नील को मैसेज करता है, सर, मलंग अंदर वेट कर रहा है। मैसेज पढ़ते ही नील के होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर जाती है। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कुछ प्लान किया हो। वो खुद में ही कहता है, बस मलंग, कुछ देर और फिर तुम मेरी बाहों में होगे। नील के चेहरे पर अब सिर्फ मलंग था, यहाँ तक कि वो भूल गया था कि उसे आज निशांत से भी मिलने जाना था। उधर निशांत बार में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था, पर उसे ये नहीं पता था कि जाना किस बार में है। तो वो अपना फ़ोन निकालकर नील के नंबर पर कॉल करता है। फ़ोन पर निशांत का नाम देख नील हल्का सा घबराता है और खुद में बड़बड़ाता है, ओह शिट, आज तो मुझे निशांत के साथ जाना था, मैं कैसे भूल गया। नील फौरन फ़ोन रिसीव कर स्पीकर पर कर देता है और बिना निशांत को कुछ कहने का मौका दिए बोल पड़ता है, सॉरी यार, पर आज मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा पाऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है। ये सुन निशांत थोड़ा ठहरता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, ओके, कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे। नील भी हल्के से ऑफ कोर्स कहकर फ़ोन काट देता है। वहीं निशांत अंदर से खुश था,
क्योंकि अब उसे मौका मिल रहा था दक्ष के साथ अकेले समय बिताने का। वो अपने परफ्यूम का एक हल्का स्प्रे लेता है, खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराता है और सीधा दक्ष के रूम की तरफ निकल पड़ता है। दक्ष बाथरूम में फ्रेश होने गया हुआ था और दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। निशांत रूम में घुसता है और जब देखता है कि दक्ष अंदर है तो दरवाज़ा लॉक कर धीरे से बेड पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में इंतजार, बस दक्ष के बाहर आने का। दूसरी ओर रेयान अपने ऑफिस पहुंच चुका था। हमेशा की तरह उसका चेहरा भावशून्य था, पर आंखें कुछ बयां कर रही थी, कोई तनाव, कोई उलझन। वो सीधा अपने केबिन में चला जाता है। उसके ऑफिस आने की खबर मिलते ही आकाश फौरन बाहर आकर उसके केबिन के बाहर खड़ा होता है और दरवाज़ा नॉक करता है। रेयान अंदर से कड़क आवाज में कहता है, यस कमिंग। आकाश अंदर आता है और सामने खड़ा हो कहता है, सर कल मिस्टर गुप्ता के साथ आपकी मीटिंग है। रेयान बस ओके कहकर चुप हो जाता है। आकाश को साफ समझ आ रहा था कि रेयान कुछ सोच रहा है, वो बहुत टेंशन में था। तो आकाश झट से कहता है, सर मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊं। रेयान टाइम देखते हुए कठोर स्वर में कहता है, 7:30 हो गया है, तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाना। आकाश थोड़ा सकपका कर कहता है, यस सर, जाना है। तो जाओ, रेयान ने फिर से उसी सख्ती से कहा। आकाश समझ गया कि अब ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा, तो वह चुपचाप बाहर निकल जाता है। बाहर आकर आकाश अपनी कार में बैठता है और रूहानी को कॉल करता है। रूहानी उस वक्त कबीर के ऑफिस में उसके पास ही बैठी काम कर रही थी। रूहानी को डिजाइनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था और वो कबीर के साथ मिलकर काम करती थी। यही बात रेयान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फ़ोन पर आकाश का नाम देख रूहानी मुस्कुरा उठती है और झट से फ़ोन कान पर लगाकर कहती है, तुम फ्री हो गए? आकाश भी सॉफ्ट टोन में कहता है, हाँ हो गया हूँ, कहाँ आना है? रूहानी, सेम कैफ़े। ओके कहकर आकाश फ़ोन काट देता है। वो बात करते हुए मुस्कुरा रही थी और उसे देखकर कबीर मुस्कुराते हुए पूछता है, किसके साथ डेट पर जा रही हो? रूहानी हंसते हुए कहती है, मैं आपको क्यों बताऊं भाई, और आप मेरी छोड़िए, आपकी एम्प्लॉय है ना जन्नत, उसे मेरी तरफ से किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाए। कबीर, तुम उसे कैसे जानती हो और डिनर पर क्यों ले जाऊं उसे? रूहानी फिर हंसते हुए कहती है, क्योंकि पहली नज़र में ही जन्नत मुझे बहुत पसंद आ गई। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बोल्ड है वो, तो प्लीज़ जब भी आपको मौका मिले आप उसे लंच या डिनर पर ले जाएं मेरे लिए। इतना कहकर रूहानी उसके केबिन से बाहर चली जाती है। बाहर निकलते ही रूहानी को जन्नत मिल जाती है। रूहानी उसे देखती है और कुछ कहने ही वाली होती है कि वो अपने पर्स से कार्ड निकालकर कहती है, ये मेरा कार्ड है, जब भी तुम्हें टाइम मिले मुझे कॉल करना, अभी मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर रूहानी वहां से निकल जाती है और जन्नत बस उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। वहीं नील बार में पहुंच चुका था। वो अपनी कार से उतरता है। उसके कदम तेज थे जैसे किसी को पाने की जल्दबाजी हो। उसे देखते ही मैनेजर उसके पास आता है और सिर झुकाकर ग्रीट करते हुए कहता है, मलंग अंदर ही वेट कर रहा है सर। नील हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है। फिर मैनेजर के साथ वो वीआईपी रूम की तरफ बढ़ने लगता है। दिल में एक अजीब सी हलचल लिए कुछ ही देर बाद नील वीआईपी रूम के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में वही ठंडापन था जो हर किसी को कपकपा देता था। उसने कोल्ड अंदाज में सामने खड़े मैनेजर की तरफ देखा और कड़क आवाज में बोला, अब इसके बाद हमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ओके? नील की आंखों की सख्ती और आवाज की तीव्रता से घबराया मैनेजर झटपट ओके सर बोलता है और तेजी से वहां से चला जाता है। मैनेजर के जाते ही नील धीरे से दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखता है। जैसे ही वो अंदर आता है वो दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है, एक ताले के साथ। ताले की आवाज में भी जैसे एक इरादा छिपा था, अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब मैं चाहूं। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी नज़र सामने पड़े सोफे पर जाती है, जहां मलंग एक छोटे मासूम बच्चे की तरह घुटनों को मोड़कर खुद में सिमटा हुआ गहरी नींद में था। उसकी पलकों की थरथराहट, हल्की सांसें और चेहरे पर शांति का एक प्यारा सा भाव। नील कुछ पल के लिए उसे बस देखता रह जाता है। उसके होठों पर एक मुलायम मुस्कान उभर आती है, जैसे किसी ने उसके ठहरे हुए दिल को हल्की सी हवा दे दी हो। नील चुपचाप मलंग के पास जाता है, उसके पास बैठता है और धीरे से उसके सिर को अपने घुटनों पर रख लेता है। फिर वो अपने लंबे उंगलियों से उसके होठों को बहुत प्यार से रब करने लगता है, जैसे कोई खोया एहसास फिर से जिंदा हो रहा हो। नींद में मलंग कुछ बड़बड़ाने लगता है, मम्मा आप आ गए। ये सुनकर नील के चेहरे पर एक दिल को छू लेने वाली मुस्कान आ जाती है
और वो बेहद धीमी आवाज में कहता है, सॉरी बेबी, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं, लेकिन तुम्हारा सुगर डैडी जरूर बन सकता हूँ। ये कहते हुए नील हल्के से झुकता है और बेहद नर्म अंदाज में मलंग के कोमल होठों को चूमने लगता है। उस किस में कोई जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ अपनापन और सिर्फ एक खामोश तड़प। मलंग को अचानक किसी के होठों का एहसास होता है और उसकी नींद उड़ जाती है। वो झट से आंखें खोलता है और सामने नील को इतनी नज़दीक अपने होठों पर महसूस कर सदमे में आ जाता है। वो घबरा कर नील की बाजू पकड़कर उसे खुद से अलग करने की कोशिश करता है। ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन नील उसकी कलाई को अपने एक हाथ से थाम लेता है और उसके रोकने के बावजूद उसे और भी ज्यादा पैशनेट अंदाज में किस करने लगता है। उस पल में नील की आंखों में सिर्फ मलंग था, उसकी सांसें, उसकी बेचैनी, उसका हर कंपन, जैसे सब कुछ नील को और दीवाना बना रहा हो। मलंग हौंसने लगता है, उसकी सांसें टूट रही थी, दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा था। उसकी हालत देख नील फौरन खुद को रोक लेता है, उससे दूर हो गया और मलंग को अपनी गोद से उठाकर उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और बेहद प्यार से कहता है, तुम ठीक हो ना? मलंग कुछ नहीं कहा, बस गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी आंखों में हल्की नमी तैरने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा सहज होता है तो झट से सोफे से नीचे उतर जाता है और नील को घूरते हुए पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसका सवाल जितना सीधा था, उसके पीछे उतनी ही उलझन छिपी थी। उसे याद आता है कि कैसे आज अचानक मैनेजर का रवैया बदल गया था, कैसे वो बहुत विनम्रता से पेश आया, जैसे उसे कोई खास हिदायत दी गई हो। वो सब जोड़ते हुए मलंग की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ओह, तो ये सारा प्लान आपका था? वो नील को घूरते हुए कहता है। नील आराम से सोफे पर फिर से फैलकर बैठ जाता है और चेहरे पर वही शरारती क्रूर स्माइल लाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, आखिर ये बार मैंने खरीद जो लिया है। मलंग को जैसे काटो तो खून नहीं। वो गुस्से से दरवाजे की ओर भागता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर लगे ताले पर जाती है, उसका चेहरा तमतमा उठता है। वो पलटकर नील की ओर गुस्से से चिल्लाता है, ये क्या बदतमीजी है नील सर, खोलिए इसे। नील मुस्कुराता है और धीरे से खड़ा होकर मलंग की ओर कदम बढ़ाता है। उसके बहुत नज़दीक जाकर दोनों हाथ दरवाजे के किनारे रख देता है, मलंग को बीच में कैद कर देता है। फिर बेहद धीमे पर सदकता आवाज में कहता है, अगर बाहर जाना है तो तुम्हें मेरे साथ दोबारा इंटीमेट होना होगा। मलंग को जैसे एक जोर का झटका लगता है। वो चीख पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने पहले ही कहा था, अब मैं आपके साथ कभी। उसका वाक्य अधूरा रह जाता है क्योंकि नील और करीब आ जाता है। उसका चेहरा उसके बहुत करीब लाकर कहता है, सोच लो बेबी, मैं पूरी रात तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, इसलिए हाँ कह दो। लेकिन मलंग गुस्से में आंखें चुरा कर सख्ती से न कह देता है। नील थोड़ा चिढ़ता है, फिर खुद को संयत करते हुए वापस सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, फाइन, तो रहो मेरे साथ यहीं, क्योंकि मैं तो दरवाज़ा खोलने से रहा। मलंग झट से पलटता है और दरवाजे की तरफ जा जोर जोर से ठोकने लगता है। खोलो, कोई है, प्लीज दरवाज़ा खोलिए, वो चिल्लाता रहता है। बाहर खड़े लोग उसकी आवाज़ साफ सुन रहे थे, लेकिन नील का सख्त ऑर्डर था, जब तक मैं न कहूँ दरवाज़ा मत खोलना। तो सबने कान बंद कर लिए थे और अपने अपने काम में लग गए थे। अंदर नील हंसते हुए कहता है, वैसे हमारी सिचुएशन देखकर मुझे एक रोमांटिक गाना याद आ गया, गाकर सुनाओ तुम्हें। ये सुन मलंग कुछ नहीं कहता, बस दरवाजे पर थक थक करता रहता है, जैसे उसकी जिद कभी खत्म नहीं होगी। नील अपने होठों पर पाउट बनाते हुए फिर से कहता है, ठीक है, मैं कही देता हूँ, और बेशर्मी से गुनगुनाने लगता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। नील का गाना सुनते ही मलंग का चेहरा और ज्यादा गुस्से से लाल हो जाता है। वो पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटता है, लेकिन नील बस हंसता है और उसके चेहरे पर वही नटखट मुस्कान लौट आती है।